प्यारे बच्चों, ये है मिड टर्म एग्ज़ाम 2024-25 क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस का पेपर। साथ में इसके आंसर मार्किंग स्कीम भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप अपने मार्क्स चेक कर लीजिए। अगर आपने ये वाला पेपर दिया हो, साथ में आप इसे नेक्स्ट ईयर एज ए सैम्पल पेपर भी ले सकते हैं। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पर आपको कुछ MCQ टाइप के प्रश्न होंगे, तो यहाँ पे 20 प्रश्न आपको एक एक नंबर के होंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़ करके बताया कि यह किस देश की संसद से संबंधित है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो किस देश से है, तो ये सिंपल सा ये चीन से हैं, चाइना। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का पेपर है, तो दोनों आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम हिंदी मीडियम से शुरू कर रहे हैं। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से पालमपुर में सीमित स्तर पर की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का चयन कीजिए। तो आपने इनको चयन करना है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि 2, 3, 4। ये वाला भी है, ये वाला भी है और ये वाला भी, तीनों हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के आकार एवं स्थिति के बारे में सही नहीं है। सही नहीं है, ये ध्यान रखना। कई बार हम सही है पे टिक कर देते हैं, जबकि इसमें 3 तो सही है लेकिन एक सही नहीं है, और वो हमारा पहला आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि सही नहीं है कहा गया है, सही है ऐसा अगर सवाल होता तो 3 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो है सी, पुरुष और स्त्रियां वर्साय महल के सामने एकत्रित हुए, ये गलत है। आगे देखोगे तो ये हमारी इंग्लिश मीडियम का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और आप यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ें समझें, और मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका डी है पहले का, दूसरे का है 2, 3 और 4, यानी कि डी 2, 3, 4। तीसरे का आंसर है, आपको नॉट करेक्ट बताना है, तो इसमें जो नॉट करेक्ट है थर्ड में वो है ए है। एंड फोर्थ में भी नॉट करेक्ट बताना है, तो फोर्थ का नॉट करेक्ट है सी। चलिए अब हम 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों आपको मीडियम में यहाँ पे आंसर मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि उत्पादन की एक मूलभूत कठिनाई कहलाती है। 5वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ए, खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र स्थिर होना, ये मूलभूत कठिनाई है। उसके बाद और थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं, ये है 6वां सवाल, निम्नलिखित में से किसने पहले खुद को देश का मुख्य कार्यकारी और बाद में राष्ट्रपति घोषित किया, खुद को। ठीक है, तो ये हमारे हैं परवेज़ मुशर्रफ। ठीक है, कहाँ के हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, परवेज़ मुशर्रफ। अगला है, निम्नलिखित में देशों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा किसका है, फिर छोटा किसका है, फिर छोटा किसका है, फिर छोटा किसका है, तो ये घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका जो सही आंसर है सबसे पहले हम लेंगे थर्ड को, कनाडा। उसके बाद हमारा फोर्थ ब्राज़ील, उसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया, एंड सबसे लास्ट में भारत। यानी कि आप करेगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 कौन सा ऑप्शन है, 3, 4, 1, 2, यस, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, सही विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दे रखा है, इसको आपको बताना है। पालमपुर में किसान एक वर्ष में 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते थे क्योंकि वहाँ सुविकसित व्यवस्था थी। किसकी थी, तो अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शन में सही आंसर है सिंचाई। ठीक है, सिंचाई अच्छी व्यवस्था थी, इसलिए वो 3 अलग अलग फसलें पैदा कर लेते थे। और आज के टाइम में सिंचाई एक ऐसी समस्या भी हो चुकी है, और जिसके पास है उसकी एक खूबी भी है सिंचाई की व्यवस्था। अगला सवाल है, फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोड़ा वो सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है ए, लिवरे फ्रांस की आधुनिक मुद्रा, ये नहीं है। आगे देखेंगे, और ये हमारे पास इंग्लिश मीडियम है,
और इंग्लिश मीडियम में आप जो हैं पहले 5वीं का ए है, छठे का तो हमारा परवेज़ मुशर्रफ, ठीक है। 7वां है हमारे पास, इसे अरेंज करना था आपको, तो 3 4 1 1 2, उसका फिल इन द ब्लैंक्स में हमें जो है आंसर देना था, तो ये था आपका सिंचाई, ठीक है। 8वीं का आंसर हो गया सिंचाई। एंड 9वीं का नॉट करेक्ट आपको बताना था, तो इसका जो है एक बार मैं आपको पूरा आंसर दिखा देता हूँ। इसका जो पहला वाला ही नॉट करेक्ट है, बाकी तीनों करेक्ट है। आगे सवाल 10वां है और इसे भी थोड़ा सा मैं सवाल को पूरा कर लेता हूँ। निम्नलिखित देशों का उनके राजनीतिक दलों के साथ मिलान कीजिए, मतलब देश और उनके राजनीतिक दल, किस देश की कौन सी राजनीतिक दल है, तो ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10वीं का है, ये देखो भाई किसका कौन सा, ठीक है। तो पहले का दूसरा है, मतलब सीरिया का है, यस। चीन का है कम्युनिस्ट पार्टी, सॉरी। तीसरे का है PRI मैक्सिको का, और जिम्बाब्वे बच्चा है, इसका है जानू PF, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे विकल्प दे रखे हैं और विकल्प में सही आंसर आपको मिलेगा यस B, ठीक है। आगे देखेंगे और अगला, ज़्यादातर आपको सवाल नहीं पूछे गए इसलिए आपको गलती करने के चांसेस बन जाते हैं, लेकिन आपको करना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र नहीं है, तो ये है आपका मानव संसाधन, B ऑप्शन। 12वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के तटीय मैदानों के विषय में सही है। अब ये सही वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है, तो ये है सही। पूर्वी तट के दक्षिण भाग को कोरोमंडल कहा जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कथन और कारण वाले सवाल हैं, तो इन कथन और कारण को आपको ज़रूर ठीक से समझना। देखो, सबसे पहले अगर आप कथन और कारण को समझ जाएंगे तो आप आंसर अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को आपको पढ़ना है और दोनों के अकॉर्डिंग आपको 13वां सवाल है यहाँ पे भाई, 13वां सवाल है और इसके विकल्प अगले पेज में। तो पहले मैंने सोचा आपको 13वां ही बता देता हूँ। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, A और R दोनों सही है, R एक ही सही व्याख्या करता है। अब हम इंग्लिश मीडियम के पीछे आंसर देख लेते हैं और ये हमारा 10वां सवाल। एंड 10वां सवाल का मैंने आपको पहले बताया कि इसका आपको मैच करना है और इसका आंसर करेक्ट है 10वीं का B, ठीक है। अब हम 11वीं पे चलते हैं और आपको यहाँ पर नॉट एट ए सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, 11वीं का है मानव संसाधन यानी कि B ह्यूमन रिसोर्सेज। 12वीं का करेक्ट आंसर है आपका C और 13वीं का मैंने पहले आपको बता दिया है, ये आपको स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं और कारण, अभिकथन और कारण। और जो 13वीं का एक बार मैं सही आंसर आपको 13वीं का बता दिया था ना हमने, 13वीं का आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि A और R दोनों सही है। आप इंग्लिश मीडियम में भी देख लेंगे। 14वें का सवाल फिर से पूछा है, नहीं है, संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से उस विशेषता की पहचान कीजिए जो गद्दी चरवाहा समुदाय से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका D, यस। यह पूरी सर्दियाँ लाहौल स्पीति में बिताते थे, ठीक है। जो चरवाहा है, आज यहाँ कल वहाँ। अब फिर से अभिकथन और कारण वाले सवाल है, इनको फिर से आप अभिकथन और कारण को ठीक से अगर आप पढ़ो समझ चुके हैं तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। और 15 का आंसर है D, मतलब A गलत है लेकिन R सही है, मतलब हमारा जो ये गलत है और ये वाला सही है, स्टेटमेंट है। आगे 16वां सवाल है, आपको सुमेलित करना है ना, सुमेलित करना है। तो इसका सही सुमेलित कौन है, सॉरी मतलब सही जोड़ा कौन सा है भाई इनमें से। तो 16वें का है यस, ये जो है आपका सही है।
अगला सवाल इंग्लिश मीडियम में है और ये मैंने आपको पहले बता दिया है। 14वें का जो आंसर है वो है हमारा 14वें का है डी। 15वां फिर से अभिकथन और कारण वाला है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। और अगला 16वें का सवाल हमारा प्राइमरी एंड फॉरेस्ट्री यानी कि बी। और 17वां अब हिंदी मीडियम में चलते हैं एक बार और फिर से वापस आएंगे इंग्लिश मीडियम में। संविधान सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और इन्हें डैश के नाम से प्रकाशित किया गया। 17वां सवाल, तो ये हमारा बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद अगला देखेंगे, महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने तैयार किया? किसने तैयार किया? तो ये है हमारा ओलिम्प दे गूंज। आगे 19वां सवाल है, जब 15 से 59 आयु वर्ग के लोग प्रचलित मजदूरी के दरों पर काम करने के लिए इच्छुक हो गए परंतु वे रोज़गार नहीं पा सके, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? रोज़गार के लिए वो इच्छुक थे लेकिन वो रोज़गार कर नहीं पाए, उन्हें मिल नहीं सका, तो इसको कहते हैं भी क्या? बेरोज़गारी। बेरोज़गार करने के लायक हो गए, करना भी चाहते लेकिन मिल नहीं रहा, तो बेरोज़गारी है। अब आपको सही सुमेलित नहीं है, मतलब 3 तो सही सुमेलित है लेकिन एक गलत है, तो आपको गलत को ढूंढना है। तो हमारा ए ही गलत है, राजेंद्र प्रसाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक नहीं हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पे लघु उत्तर ये बताएंगे 21वां। उससे पहले मैं इंग्लिश मीडियम के दिखा देता हूँ। 17 का है बी। 17 का बी है। 18 का आंसर रहेगा आपका यस 18 का ए है। 19 का है हमारा ए अनएम्प्लॉयमेंट एंड 20वें का है ए। 20वें का भी ए है, राजेंद्र प्रसाद फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। अब सेक्शन बी हिंदी मीडियम को पहले देख लेते हैं, जो कि शुरुआत हो चुकी है। अति लघुत्तरीय प्रश्न, मतलब आपको 2-2 नंबर के 4 प्रश्न होंगे 8 नंबर के। सम्राट से मान्यता मिलने के उपरांत नेशनल असेंबली के द्वारा पारित किए 2 आदेशों का उल्लेख आपको करना है। भाई सम्राट से जब मान्यता मिल गई तो जो नेशनल असेंबली थी उनके द्वारा कौन से 2 आदेश दिए गए, उन दोनों आदेशों को बताना है। तो वैसे तो आप और भी कोई भी लिख सकते हैं। सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश दिया गया है ना। साथ में धार्मिक कर, जो धार्मिक कर था, जो धर्म के नाम पे कर लगाया जाता था, उसे ख़त्म कर दिया। इसके अलावा जो भी आपको याद आता है मुझे कमेंट में बता दीजिए, और आप चाहे तो कुछ और भी इसका आंसर लिख सकते हैं, या तो अथवा वाला सवाल कर सकते हैं आप। फ्रांसीसी क्रांति के 2 मुख्य कारणों को आपको स्पष्ट करना है। तो भैया सम्राट द्वारा सेना को पेरिस में घुसने का आदेश दिया। दूसरा, जो पाव रोटी की कीमतें बढ़ा दी। ठीक है, इस तरह से आप और भी मतलब आंसर लिख सकते हैं। और इसी तरह से आप इंग्लिश मीडियम में भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो आप इसे क्वेश्चंस को देख लेंगे और आंसर के साथ चलेंगे। आगे जो 22वां सवाल है वो है यस, लोकतांत्रिक चुनावों को लोकतांत्रिक शासन का प्रमुख आधार क्यों कहा गया? जो लोकतांत्रिक चुनाव थे उनको लोकतांत्रिक शासन का मेन बेस क्यों कहा गया? चुनाव में लोकतांत्रिक नियम समान रूप से अपनाए जाते हैं। ठीक, तो इसलिए उनको दूसरा आप लिख सकते हैं कि भाई जो शासक दल है, शासक दल का चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग न करना। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं चुनाव प्रक्रिया यदि सही उम्मीदवारों के लिए समान होगी तो सभी के लिए नियम एक समान होने से जनता को बेहतर शासक चुनने का मौका मिलेगा। या आप चाहे तो इसके अलावा भी कुछ और भी आंसर अपना लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है बहुत ही आसान कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? आपको एक एग्जाम्पल भी देना है ना। तो 1 नंबर आप प्रच्छन्न बेरोजगारी बताएंगे, 1 नंबर उसका एग्जाम्पल देंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी बेरोजगारी जो छुपी हुई है, वो दिख नहीं रही है। बेरोजगार तो है लेकिन दिख नहीं रही है। किसी काम में आवश्यकता से ज़्यादा लोगों का काम करना। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। मान लीजिए किसी स्कूल में
किसी स्कूल में 3 टीचर की ज़रूरत है, 3 टीचर की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे 4 या 5 टीचर को लगाया और सैलरी बराबर बांटी जा रही है, तो इसके मतलब वो 3 टीचर्स काम कर सकते थे, इन 2 को और इन्वॉल्व कर दिया, है ना। वो बेरोज़गार नहीं है लेकिन बेरोज़गार हैं, तो इसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोज़गारी। ठीक है, आगे देखो, भारत में कर्क रेखा कई राज्यों से होकर गुजरती है, किन 2 राज्यों के नाम बताने। तो भाई कर्क रेखा से जहाँ गुजरती है बहुत सारे नाम लिख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, झारखंड, है ना, इस तरह से राजस्थान है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मतलब आप बहुत सारे इसमें हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग नाम लिख सकते हैं। अगला सवाल है, या तो अथवा में लिखेंगे आप, अथवा में लिखें, कहाँ गया, सॉरी अथवा में नहीं भाई, अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए, है ना, ये लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए कि यमुना नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कोई 3 सुझाव आपको देने। भाई यमुना नदी को ठीक करना है, कैसे करोगे यमुना नदी को ठीक? भाई कूड़ा कचरा सारा यमुना नदी में जा रहा, उसे हटाएंगे। जो भी कई सारे लोग उसमें जानवर नहला देते हैं, उन्हें बंद करेंगे। तो नाले और सीवर का पानी हटाएंगे। जो भी नाले और सीवर का पानी है, अगर यमुना में जाने से रोक दिया जाएगा तो नाला साफ हो जाएगा। ठीक है, उद्योगों का जो कारखाने हैं, फैक्ट्रीज है, उसके सारा कूड़ा कचरा जो है वो डाल दिया जाता है यमुना में, तो इससे भी ख़राब हो जाता है ना। नहलाना धुलाना सारा गंदगी वगैरह लोग कूड़ा कचरा डाल देते हैं। पूजा वगैरह भी आप देखा होगा कि पूजा वूजा करते हैं और सामान उसमें डाल देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाती है। तो आप उसे रोक सकते हैं। भाई जिससे ख़राब होगी उसको बंद कर देंगे तो गुणवत्ता सुधर जाएगी। आगे देखो 36वां, शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई किन्हीं 3 प्रमुख योजनाओं का वर्णन करना है। शिक्षा के लिए क्या क्या किया गया? तो भाई सबसे पहले तो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया शिक्षा के लिए। फिर फ्री निःशुल्क शिक्षा, भाई निःशुल्क शिक्षा कराई गई ना, 1 से लेकर के मतलब 8वीं क्लास तक, यानी कि 14 साल तक फ्री शिक्षा मिलेगी। दूसरा, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है ना। नवोदय विद्यालय खोल दिए जहाँ पे कि रूरल जो इलाके के बच्चे हैं वो पढ़ सके, साथ में जो टैलेंटेड बच्चे वो पढ़ सकें। शिक्षा पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाने लगा। शिक्षा का अधिकार कानून लागू लिया, मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। या तो आप अथवा वाला कर सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना, विश्लेषण करना है। तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं, है ना। बेरोजगारी से मानव संसाधन की बर्बादी होती है, परिवार का आर्थिक स्तर निम्न होता जाता है, सरकार को और अधिक धन राशि फिर निम्न आर्थिक स्तर के परिवारों पर खर्च करने से अर्थव्यवस्था के ऊपर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है ना। बेरोजगारी से मानव संसाधन की बर्बादी होती है। तो बस आप इस तरह से पॉइंट लिख सकते हैं। अगला सवाल है, संविधान क्या है भाई, है ना। तो संविधान सबको पता है संविधान क्या है, तो बस आपको वही बताना है और भारतीय संविधान के निर्माण में इसकी भूमिका का उल्लेख करना है, संविधान का उल्लेख करना है। सबसे पहले संविधान क्या है, तो संविधान सभा क्या है, ठीक, संविधान नहीं, संविधान सभा क्या है। तो जनप्रतिनिधियों, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो विधायक हो गया, MLA, सांसद वगैरह जनप्रतिनिधि हैं, उनकी वह सभा जो संविधान लिखने का कार्य करती है, संविधान लिखते हैं ये सारे। अब इसका जो है भूमिका क्या होगी, तो सबसे पहले तो देखो सभा ने सबसे पहले कुछ बुनियादी नियम तय किए हैं। भाई सभा ने क्या करा कि कुछ नियम बना दिए, उन नियमों को फिक्स कर दिया और उन पर सभी की सहमति बनाई। वे सारे लोग नियम बनाए, जो नियम बनाए हैं उस पर बात करेंगे। संविधान को प्रारूप तैयार किया गया और इसकी प्रत्येक धारा में कई दौर पे चर्चा हुई है। सामाजिक रूप से सभा में सभी समूह, जाति, धर्म सभी लोग रहेंगे, जिससे वह भारतीय जन जीवन के और सभी लोगों की बात करेंगे, है ना। आगे ब्रिटिश सरकार चरागाहों को खेती की ज़मीन क्यों परिवर्तित कर देना चाहती थी? तर्क सहित आपको कथन की विवेचना करनी, यानी कि
आपको इसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सबसे पहली बात है कि खेतिहर जो चीज़ें हैं उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया था। बिना खेती की ज़मीन को सरकार बेकार मानती थी। जो बिना खेती की ज़मीन है, जिस पे खेती नहीं हो रही है, तो वे बेकार मानती है। मतलब क्या काम किया वो, है ना। जिससे ज़मीन पर मिलने वाला लगान सरकार की आय को बढ़ाया, है ना। भाई खेती होगी तो आय बढ़ेगा। नियम कानून बना करके सरकार ने गैर खेतिहर ज़मीन को अपने नियंत्रण में ले लिया। भाई जहाँ खेती नहीं होती थी, सरकार ने क्या करा, उसे अपने कब्जे में ले लिया और कुछ खास लोगों को सौंप दिया, जिससे वह ज़मीन को इसमें खेती करें और भी सरकार को भी फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होता है। तो ये सरकार की नीति पॉलिसी थी। आगे देखो, भारतीय द्वीप समूह की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करेंगे। भारतीय द्वीप समूह के आपने 3 विशेषताएं बतानी है। भाई पिटली द्वीप पर पत्ती अभयारण्य है। अंडमान निकोबार जो द्वीप है, द्वीप समूह है, देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश सुरक्षित, मतलब सुरक्षा की उस हिसाब से। लक्षद्वीप छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, छोटे छोटे प्रवाल हैं उन द्वीपों से बना है। और कावारत्ती जो लक्षद्वीप है उसका प्रशासनिक मुख्यालय है ना। जो कावारत्ती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय भी। तो इस तरह से आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो आपको मैंने बताया वही लिखेंगे। अब आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इनके थोड़ा और बड़े, इसमें आपको शायद 5 नंबर का लिखना है। आपको लोकतांत्रिक शासन क्यों अच्छा लगता है, लोकतांत्रिक शासन क्यों अच्छा लगता है। उपयुक्त तर्कों के साथ अपना अपना पक्ष स्पष्ट करेंगे। लोकतांत्रिक शासन क्यों अच्छा लगता है। तो भैया सबसे पहले है कि गलती की गुंजाइश कम होती है। मतलब ऐसे नहीं कि गलती नहीं होती, लेकिन लोकतांत्रिक में क्या होता है कि कई सारे लोग मतलब कोई स्टेटमेंट दे दिया, कोई प्लान किया, सब ने उसमें अपनी रजामंदी दिखाई, अगर वो सही नहीं है तो सजेशन देते हैं, तो गलती की गुंजाइश कम होती है। दूसरा, फैसले लेने में सदैव ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। जब कोई भी एक शामिल फैसला लेता है तो गलत हो सकता है, लेकिन जब कई सारे लोग फैसला लेते हैं तो उसमें कमियों को दूर किया जाता है और सही चीज़ को अडॉप्ट किया जाता है। यह अधिक जवाबदेही वाला शासन हो जाता है ना। भाई सबकी जवाबदेही है, सबकी टांग पकड़ेंगे, एक आदमी तो भाग जाएगा लेकिन सभी लोग अपनी सहमति। इस तरह से आप और भी पॉइंट लिख सकते हैं, या तो आप अथवा वाला कर लें। भाई जनरल परवेज़ मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतांत्रिक न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, तो कथन का मूल्यांकन आपको करना है, ठीक है। तो ये भी आसानी से आप कर सकते हैं। भाई लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए संविधान ही बदल डाला। परवेज़ मुशर्रफ द्वारा स्वयं को देश का मुख्य कार्यकारी तथा राष्ट्रपति घोषित कर दिया। भाई ऐसा कौन है कि खुद को ही कह दे कि मैं ही मेन हूँ। अब आप कहो कि मैं ही क्लास का सबसे अच्छा बच्चा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। तो जब और लोग कहेंगे तब तो अच्छा माना जाएगा। खुद को ही राष्ट्रपति बना दिया। जनमत संग्रह में धोखाधड़ी कराई गई और अपने कार्यकाल को 5 वर्ष और बढ़ा लिया। मतलब अपनी मर्जी से जैसे मर्जी उसे कर दिया, तो भाई दिक्कत तो आएगी, है ना। तो इसे हम लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे, ठीक है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है जहाँ पे लोगों का तंत्र होता है और सभी लोग अपनी राय देते हैं। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने क्या करा, भाई सब कुछ खुद ही मान रहा है, खुद ही नियम बना रहा है, ज़बरदस्ती उसे पालन करवा रहा है, ठीक। आगे देखेंगे, वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारकों का वर्णन करेंगे। जो वस्तुओं के उत्पादन है उसके कारक कौन से हैं। भाई देखो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें जो है मेन हैं, जैसे भूमि, मतलब जो ज़मीन है, तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी हो गया, जंगल हो गया, ये सारी चीज़ें। दूसरा है श्रम, है ना। तो भाई दूसरा इसमें श्रम आ गया। श्रम मतलब हो गया मेहनत। वह उत्पादन क्रियाओं को काम करने वाले लोग चाहिए, है ना, मेहनत करना। तीसरा है भौतिक पूंजीवादी पूंजी। जैसे भौतिक पूंजी क्या हो गई, मशीन हो गए, औजार हो गए, ठीक। साथ में कच्चा माल वगैरह हो गया। और चौथा हो गया उत्पादन को उपभोग हेतु या बिक्री। भाई हमने प्रोडक्ट तैयार कर लिया तो बिक्री भी करनी है, तो जो ऊपर हमने चीज़ें बताई उन सभी चीज़ों की मिला जुला हुआ ओवरऑल जो है आप इसमें, मतलब क्या होता है कि बना आंसर आप लिखेंगे बढ़िया बना करके, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। हरित में
कृषि में हरित क्रांति आधुनिक तरीकों का परिणाम थी। अब आपको इसका तर्क देना है। हरित क्रांति अधिक उपज वाले बीज होते हैं, कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, मशीन वगैरह हो गए, उर्वरक, रासायनिक वगैरह हो गए, कीटनाशक वगैरह हो गए, सिंचाई के में नहरें, पंप सेट, बांध, बिजली वगैरह है ना। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और ये आपका इंग्लिश मीडियम जो कि मैंने आपको समझा ही दिया है और आप इसे यहाँ से समझ सकते हैं। 32वां सवाल है, प्राय महाद्वीपीय पठार की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना आपको करनी है। या मेज़ की आकृति वाला स्थल होता है, मेज़ की तरह, है ना। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ होती हैं। इस तरह से आप इसमें अपना आंसर लिख सकते हैं। या तो आप जो है अथवा वाला कर लें कि हिमालय के पूर्व से पश्चिम विस्तार का विश्लेषण करना है। 33वां है, औपनिवेशिक शासन के दौरान होने वाले बदलावों ने चरवाहों की ज़िंदगी को किस प्रकार प्रभावित कर दिया। तो चरवाहों की ज़िंदगी का आपको बताना है। यस भाई, चरवाहों के खेती के लिए विस्तृत ज़मीन विस्तृत करने के कारण चरागाह सिमटती गई। सॉरी, ये चरागाह है, ठीक है, चरवाहा। वन अधिनियमों के जरिए वनों, जंगलों के उत्पाद और मवेशी चराना मुश्किल हो गया। भाई कैसे जंगल नहीं है तो गाय बकरियों को जो चराएंगे कहाँ, है ना। इसी तरह से आप जो है तो अथवा वाला कर लेंगे। चरवाहा समुदायों को चरागाह बदलते समय कई बातों का ख्याल रखना पड़ता था, ठीक है। आपको वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और भैया केस स्टडी वाले सवाल, यानी कि आपको एक पैसेज दे रखा है, जैसे हिंदी में आता है, इसे पैसेज को पढ़ें और इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। अभी इंग्लिश मीडियम आ गया केस स्टडी, यहाँ से आप देखेंगे तो कुछ 1-1 नंबर के हो गए, कुछ 2-2 नंबर के। तो इनको आप पैसेज से आंसर आराम से छाड़ सकते हैं, आपको ईजी रहेगा। और एक और पैसेज आ गया सेम केस स्टडी, आपको 2-3 ये तीसरा आ गया। तो केस स्टडी जो है वो 2-3 होते हैं आपके पास जो कि इजी रहते हैं, मतलब आप इनसे आंसर आराम से लिख सकते हैं। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अब मैप से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं, कुछ मानचित्र और आपको मैप दे रखा है। मैप में आपको जो भी यहाँ पे दे रखा होता है वो आपको फिल करना होता है। फ्रांस की राजधानी, फ्रांस का एक बंदरगाह जो दासों के व्यापार से संबंधित था, ठीक है। तो ये आपको एक मैप नीचे दे रखा है। कहाँ गया भाई मैप, मैप मैप, यस। और जो भी मैप में आपको पूछा गया उसको आपको मैप में फिल करना होता है। ये जो है आपको मैप दे रखा है और इसमें ए स्थान पे ए वाला भरना है, बी में बी वाला भरना है, बाकी 5 नंबर का मैप आता है। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, साथ में 80 में से कितनी मार्क्स आपके आ रहे हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे। अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।